पश्चिम बंगाल बोर्ड, वेस्ट बंगाल बोर्ड, कक्षा 9 के भूगोल विषय के अध्याय 4 भू आकृतिक प्रक्रियाएं और पृथ्वी के भू स्वरूप जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस एंड लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ के दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई हैं। 1. निम्नलिखित में कौन आंतरिक शक्ति का द्योतक है? क. नदी, ख. हिमनद, ग. ज्वालामुखी, घ. वायु। उत्तर ग. ज्वालामुखी। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। ज्वालामुखी की उत्पत्ति पृथ्वी के अंदर होने वाली आंतरिक हलचलों एंडोजेनेटिक फोर्सेस के कारण होती है, जबकि नदी, हिमनद और वायु बाहरी बाह्य शक्तियां हैं। 2. निम्नलिखित में कौन निम्नीकरण की प्रक्रिया नहीं है? क. चट्टान का कटान, ख. कटकर हटना, ग. मृदा निर्माण, घ. परिवहन। उत्तर ग. मृदा निर्माण। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। चट्टान का कटान अपरदन और उसका हटना धरातल को नीचा करने निम्नीकरण डिग्रेडेशन की प्रक्रियाएं हैं। मृदा निर्माण सॉइल फॉर्मेशन एक रचनात्मक प्रक्रिया है, यह निम्नीकरण के अंतर्गत नहीं आती। 3. निम्नलिखित में कौन बहिर्जात अभिकर्ता नहीं है? क. नदियां, ख. भूमिगत जल, ग. हिमनद, घ. भूकंप। उत्तर घ. भूकंप। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। भूकंप एक आंतरिक एंडोजेनेटिक बल या प्रक्रिया है जो पृथ्वी के भीतर से उत्पन्न होती है। नदियां, भूमिगत जल और हिमनद पृथ्वी की सतह पर काम करने वाले बाहरी या बहिर्जात एक्सोजेनेटिक कारक हैं। 4. बाह्य शक्तियों द्वारा धरातल को समतल बनाने की क्रिया को कहते हैं? क. अभिवृद्धिकरण, ख. अनावृत्तीकरण, ग. अपक्षय, घ. अपरदन। उत्तर ख. अनावृत्तीकरण डेन्यूडेशन। संक्षिप्त व्याख्या। अपक्षय वेदरिंग और अपरदन इरोजन की संयुक्त क्रिया को अनावृत्तीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बाहरी शक्तियां ऊंचे उठे हुए धरातल को काटकर और समतल करने का प्रयास करती हैं। इसे व्यापक रूप से समतलीकरण या प्रवणता संतुलन भी कहा जाता है। दिए गए विकल्पों में अनावृत्तीकरण सबसे उपयुक्त है। 5. स्थल के विस्तृत क्षेत्र को कहते हैं? क. महासागर, ख. महाद्वीप, ग. ब्रह्मांड, घ. संपूर्ण पृथ्वी। उत्तर ख. महाद्वीप। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। पृथ्वी की सतह के बहुत बड़े विशाल भूभाग या स्थलखंड को महाद्वीप कॉन्टिनेंट कहा जाता है, जबकि महासागर जलमंडल का भाग हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के प्रश्न संख्या 6 से 15 के सही उत्तर और उनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई हैं। 6. प्रथम क्रम की स्थलाकृति है क. महाद्वीप, महासागर, ख. पर्वत, पठार, ग. जलप्रपात, घ. बालू का स्तूप। उत्तर क. महाद्वीप, महासागर। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले बनने वाले विशाल भूभागों, महाद्वीपों और महासागरों को प्रथम क्रम फर्स्ट ऑर्डर की स्थलाकृति कहा जाता है। 7. द्वितीय क्रम की स्थलाकृति है क. महाद्वीप, महासागर, ख. पर्वत, पठार, ग. जलप्रपात, घ. बालू का स्तूप। उत्तर ख. पर्वत, पठार। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। महाद्वीपों और महासागरों प्रथम क्रम पर आंतरिक शक्तियों द्वारा बनने वाले बड़े भूस्वरूपों जैसे पर्वत, पठार और मैदानों को द्वितीय क्रम सेकेंड ऑर्डर की स्थलाकृति कहते हैं। 8. तृतीय क्रम की स्थलाकृति है क. महाद्वीप, महासागर, ख. पर्वत, पठार, ग. जलप्रपात, घ. मैदान। उत्तर ग. जलप्रपात। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या। नदी, हवा या हिमनद जैसी बाह्य शक्तियों द्वारा अपरदन और निक्षेपण से बनने वाली छोटी आकृतियों जैसे जलप्रपात, घाटियां, बालू का स्तूप को तृतीय क्रम थर्ड ऑर्डर की स्थलाकृति कहते हैं। 9. निम्न ऊंचाई वाले पर्वतों को कहते हैं? क. पहाड़ी, ख. पर्वत कटक, ग. पर्वत प्रणाली, घ. पर्वत श्रृंखला। उत्तर क. पहाड़ी। तारांकन। संक्षिप्त व्याख्या।
कम ऊंचाई और मंद ढाल वाले पर्वतीय स्वरूपों को आमतौर पर पहाड़ी हिल कहा जाता है। 10 पर्वत की विशेषता नहीं है। -क ये 900 मीटर से ऊंचे होते हैं। ख चोटियां होती हैं। ग आधार तल विस्तृत एवं शिखर नुकीला। घ इसका आकार टेबल की तरह होता है। उत्तर घ इसका आकार टेबल की तरह होता है। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। मेज या टेबल की तरह ऊपर से समतल आकार पठार प्लाटो की विशेषता होती है, पर्वत की नहीं। पर्वतों के शिखर नुकीले होते हैं। 11 निम्नलिखित में किस प्रकार के पर्वत के निर्माण में भूसन्नति का योगदान होता है? क मोड़दार पर्वत। ख ज्वालामुखी पर्वत। ग भ्रंशोत्थ पर्वत। घ अवशिष्ट पर्वत। उत्तर क मोड़दार पर्वत। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। मोड़दार या वलित पर्वतों फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण भूसन्नति जियोसिंक्लाइन में जमा मलबे पर पड़ने वाले संपीडन कंप्रेशन के कारण होता है। 12 किस प्रकार के पर्वत में सर्वोच्च शिखर मिलते हैं? क मोड़दार पर्वत। ख ज्वालामुखी पर्वत। ग भ्रंशोत्थ पर्वत। घ अवशिष्ट पर्वत। उत्तर क मोड़दार पर्वत। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत और उनके शिखर जैसे माउंट एवरेस्ट युवा मोड़दार पर्वतों में ही पाए जाते हैं। 13 मोड़दार पर्वत का उदाहरण है -क अरावली। ख हिमालय। ग एकांकागुआ। घ विंध्याचल। उत्तर ख हिमालय। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। हिमालय एक नवीन वलित या मोड़दार पर्वत यंगफोल्ड माउंटेन का सबसे उत्तम उदाहरण है। नोट अरावली भी मोड़दार है, लेकिन वह अब एक प्राचीन अवशिष्ट रूप में है। यहां सबसे सटीक उत्तर हिमालय है। 14 विश्व का सबसे लंबा पर्वत है क हिमालय। ख एल्प्स आल्प्स। ग एंडीज। घ रॉकी। उत्तर ग एंडीज। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। दक्षिण अमेरिका में स्थित एंडीज एंडेस पर्वत श्रृंखला लगभग 7000 किलोमीटर की लंबाई के साथ विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। 15 संग्रहीत पर्वत का उदाहरण है क हिमालय। ख विंध्याचल। ग आल्प्स। घ कोटोपैक्सी। उत्तर घ कोटोपैक्सी। तारांकन संक्षिप्त व्याख्या। ज्वालामुखी पर्वतों को ही संग्रहीत पर्वत माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन कहा जाता है, क्योंकि इनका निर्माण लावा और राख के जमा होने संग्रहण से होता है। इक्वाडोर का कोटोपैक्सी एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के अति संक्षिप्त उत्तरीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न भाग बी के सभी 15 प्रश्नों के सटीक और संक्षिप्त उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1 बहिर्जात प्रक्रियाओं के 2 कारक कौन से हैं? उत्तर बहता हुआ जल, नदी और वायु, हवा। अन्य उदाहरण हिमनद, भूमिगत जल। 2 अंतर्जात प्रक्रियाओं के एक कारक का नाम बताइए। उत्तर ज्वालामुखी क्रिया या भूकंप। 3 किस प्रक्रिया के अंतर्गत उच्च भाग बाह्य शक्ति से कट छटकर चौरस या समतल बनते हैं? उत्तर निम्नीकरण, डेग्रेडेशन या समतलीकरण, ग्रेडेशन। 4 अनावृत्ति के अंतर्गत आने वाली क्रिया का नाम बताइए। उत्तर अपक्षय, वेदरिंग और अपर्दन, इरोजन। 5 प्रथम क्रम की एक धराकृति का नाम बताइए। उत्तर महाद्वीप या महासागर। 6 पहाड़, पठार, मैदान किस क्रम की स्थलाकृतियां हैं? उत्तर द्वितीय क्रम, सेकंड ऑर्डर की स्थलाकृतियां। 7 डेल्टा किस क्रम की स्थलाकृति है? उत्तर तृतीय क्रम, थर्ड ऑर्डर की स्थलाकृति। 8 जब कई पर्वत श्रेणियां क्रम से स्थित हों और सभी एक ही युग की बनी हों तो इसे क्या कहते हैं? उत्तर पर्वत श्रृंखला, माउंटेन रेंज। 9 पर्वत प्रणाली का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर अपलाचियन पर्वत प्रणाली, अपलेचियन माउंटेन सिस्टम। 10 किस भूद्रोणी की कोख में हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ था? उत्तर टेथिस भूसन्नति, टेथिस जियोसिंक्लाइन। 11 विश्व के सबसे प्राचीन मोड़दार पर्वत का नाम बताइए। उत्तर अरावली पर्वत, भारत।
12. ज्वालामुखी पर्वत का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, फुजियामा, जापान या कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। 13. ब्लैक फॉरेस्ट किस प्रकार का पर्वत है? उत्तर, भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत, ब्लॉक माउंटेन। 14. संसार की छत किन पठारों को कहा जाता है? उत्तर, पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। 15. अंतरा पर्वतीय पठार का एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, तिब्बत का पठार या बोलीविया का पठार। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के रिक्त स्थानों की पूर्ति करो भाग सी के सभी 10 प्रश्नों के सही उत्तर नीचे दिए गए हैं। सी रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। 1. नदियां भूमिगत जल और हिमनद या वायु बहिर्जात प्रक्रियाओं के कारक हैं। 2. संकरे और लंबे पर्वत को पर्वत कटक, माउंटेन रिज कहते हैं। 3. वलन की क्रिया में ऊपर उठे भाग अपनति, एंटीक्लाइन को कहते हैं। 4. अपलेशियन प्राचीन मोड़दार, ओल्ड फोल्ड पर्वत का उदाहरण है। 5. दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत नवीन मोड़दार, यंग फोल्ड पर्वत का उदाहरण है। नोट: प्रश्न में छपाई की त्रुटि से दक्षिण अफ्रीका लिखा है, जो कि दक्षिण अमेरिका होगा। 6. एल्यूशियन द्वीप समूह ज्वालामुखी या द्वीपचाप पर्वत का उदाहरण है। 7. भ्रंशोत्थ पर्वत के दोनों पार्श्व प्रायः खड़ी ढाल बनाते हैं, जिन्हें कगार, स्कात कहते हैं। 8. पर्वतीय भाग जब बाह्य शक्तियों द्वारा लगातार घिसकर पठार बन जाता है तो इसे अवशिष्ट, रेजिडुअल पठार कहते हैं। 9. दक्षिण नीदरलैंड में समुद्र तल से नीचा मैदान है, जिसे पोल्डर कहते हैं। 10. कृषि की दृष्टि से मैदान सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के निम्नलिखित क और ख में मिलान कीजिए। भाग डी के दोनों तालिकाओं के सही मिलान नीचे दिए गए हैं। तालिका 1 सही मिलान। स्तंभ क्या? स्तंभ। अ ख माइनस सही उत्तर। क चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, फूटना। IV अपक्षय। ख प्रथम क्रम की धराकृति। I महासागर। ग मोड़दार पर्वत, IE हिमालय या आई आल्प्स। घ प्राचीन मोड़दार पर्वत, आई आल्प्स या आई हिमालय। विशेष नोट: तालिका 1 के लिए इस पुस्तक के विकल्पों में थोड़ी विसंगति है, क्योंकि हिमालय और आल्प्स दोनों ही नवीन मोड़दार पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। हालांकि यूरोप के आल्प्स की तुलना में एशिया का हिमालय भूवैज्ञानिक रूप से अधिक युवा या नवीन है, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से सबसे सटीक मिलान यही माना जाएगा। तालिका 2 सही मिलान। स्तंभ के स्तंभ। ख माइनस सही उत्तर। क ज्वालामुखी पर्वत, आई संग्रहित पर्वत। ख नीचे धंसा भाग, IV दरार घाटी, रिफ्ट वैली। ग ज्वालामुखी पठार, I कोलंबिया पठार। घ अरावली का मैदान, I संप्राय मैदान, पेनेप्लेन। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के सही कथनों के आगे सही एवं गलत कथनों के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। भाग ई के सभी 9 प्रश्नों के सही उत्तर और उनकी संक्षिप्त व्याख्या नीचे दी गई हैं। ई सही और गलत कथनों की पहचान। 1. शिखरों के एक समूह को जो प्रायः समानांतर हों और एक ही युग तथा एक सी प्रक्रियाओं द्वारा बने हों, पर्वत श्रेणी कहते हैं। उत्तर सही। संक्षिप्त व्याख्या: यह पर्वत श्रेणी माउंटेन रेंज की बिल्कुल सटीक परिभाषा है। 2. अधिकतर पर्वतों का अधिकतर आधार तल विस्तृत और शिखर टेबल की तरह होता है। उत्तर गलत। संक्षिप्त व्याख्या: पर्वतों का शिखर नुकीला, पहाड़ी चोटी नुमा होता है। टेबल या मेज की तरह समतल शीर्ष पठार, प्लाटो की विशेषता होती है। 3. उत्तरी अमेरिका का रॉकी पर्वत प्राचीन मोड़दार पर्वत है। उत्तर गलत। संक्षिप्त व्याख्या: रॉकी पर्वत एक नवीन वलित या मोड़दार पर्वत, यंग फोल्ड माउंटेन है, प्राचीन नहीं। 4. ज्वालामुखी पर्वत को संग्रहित पर्वत कहते हैं। उत्तर सही। संक्षिप्त व्याख्या: ज्वालामुखी क्रिया के दौरान निकलने वाले लावा, राख और मलबे के एक जगह जमा, संग्रहित होने से इसका निर्माण होता है, इसलिए इसे संग्रहित पर्वत भी कहते हैं।
5. जब दो समानांतर चट्टानों के बीच का भाग ऊपर उठ जाता है तो ऊंचे उठे भाग को दरार घाटी कहते हैं। उत्तर गलत। संक्षिप्त व्याख्या: दो समानांतर भ्रंशों के बीच के ऊंचे उठे भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। धसे हुए निचले भाग को दरार घाटी, रिफ्ट वैली कहा जाता है। 6. भ्रंशोत्थ पर्वत के निर्माण में तनाव बल काम करता है। उत्तर सही। संक्षिप्त व्याख्या: पृथ्वी की सतह में खिंचाव या तनाव बल, टेंशनल फोर्स के कारण दरारें या भ्रंश फॉल्ट्स पड़ते हैं, जिससे ब्लॉक पर्वतों का निर्माण होता है। 7. मैदानी भागों से नदियां निकलती हैं। उत्तर गलत। संक्षिप्त व्याख्या: नदियां आमतौर पर ऊंचे पर्वतीय भागों, ग्लेशियरों या पहाड़ियों से निकलती हैं और मैदानों की तरफ बहती हैं। 8. उच्च पर्वतीय भाग के बाह्य शक्तियों से घिसकर निम्न भूमि का रूप ले लेने पर घर्षित पठार का निर्माण होता है। उत्तर सही। संक्षिप्त व्याख्या: लंबे समय तक हवा, नदी और वर्षा जैसी बाहरी शक्तियों द्वारा अत्यधिक अपरदन या घिसावट होने से ऊंचे पर्वत घर्षित या अवशिष्ट पठार में बदल जाते हैं। 9. लद्दाख हिमानी घर्षित मैदान का उदाहरण है। उत्तर सही। संक्षिप्त व्याख्या: लद्दाख के कुछ ऊंचे और समतल ठंडे मरुस्थलीय क्षेत्र हिमनद ग्लेशियर के घर्षण और निक्षेपण की प्रक्रियाओं से प्रभावित रहे हैं। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न, 2 अंक के प्रश्न, भाग F के सभी 9 प्रश्नों के सटीक और टू द पॉइंट उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. अनावृत्तीकरण से क्या समझते हैं? उत्तर: अपक्षय, वेदरिंग और अपरदन, इरोजन की सम्मिलित क्रिया को अनावृत्तीकरण, डेन्यूडेशन कहते हैं। इसमें चट्टानें पहले अपने स्थान पर टूटती फूटती हैं, अपक्षय, और फिर नदी, हवा या हिमनद जैसी गतिक शक्तियों द्वारा उन्हें वहां से बहाकर हटा दिया जाता है, अपरदन, जिससे नीचे की अंतर्निहित चट्टानें सतह पर अनावृत खुली हो जाती हैं। 2. अपरदन की परिवहन क्रिया से क्या समझते हो? उत्तर: अपरदन की प्रक्रिया के दौरान प्राकृतिक कारक जैसे बहता जल, पवन या हिमनद, जब चट्टानों के टूटे फूटे मलबे, मिट्टी और कंकड़ों को अपने साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर या उड़ाकर ले जाते हैं, तो इस विस्थापन की क्रिया को परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। 3. द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां क्या हैं? उत्तर: प्रथम क्रम की स्थलाकृतियों महाद्वीपों और महासागरों के ऊपर पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों, भूगर्भिक हलचलों के कारण बनने वाले बड़े भूभागों को द्वितीय क्रम की स्थलाकृतियां कहते हैं। उदाहरण: पर्वत, पठार और मैदान। 4. पर्वत प्रणाली से क्या समझते हैं? उत्तर: जब विभिन्न युगों में बनी अलग अलग पर्वत श्रेणियां, माउंटेन रेंजेस और पर्वत कटक एक साथ मिलकर एक विस्तृत क्षेत्र में फैले होते हैं, तो उनके इस पूरे समूह को पर्वत प्रणाली, माउंटेन सिस्टम कहा जाता है। उदाहरण: उत्तरी अमेरिका का अपलाचियन पर्वत प्रणाली। 5. नवीन मोड़दार पर्वत की परिभाषा से उदाहरण दीजिए। उत्तर: हाल के भूवैज्ञानिक युग जैसे टर्शरी काल में पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूसन्नति के मलबे पर पड़े क्षैतिज संपीड़न दबाव से मुड़कर बने ऊंचे पर्वतों को नवीन मोड़दार पर्वत कहते हैं। इनके शिखर नुकीले और ऊंचे होते हैं। उदाहरण: एशिया का हिमालय पर्वत और यूरोप का आल्प्स पर्वत। 6. भ्रंशोत्थ पर्वत की 2 विशेषताएं लिखिए। उत्तर: भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. इन पर्वतों का शीर्ष या ऊपरी भाग समतल या पठार की तरह होता है, इसमें नुकीली चोटियां नहीं होती। 2. इनके दोनों किनारे पार्श्व बहुत तीव्र और खड़ी ढाल वाले होते हैं, जिन्हें कगार, फॉल्ट स्कार्प कहा जाता है। 7. पठार की परिभाषा दीजिए। उत्तर: समुद्र तल या आसपास के धरातल से 300 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित वो विस्तृत भूभाग जिसका ऊपरी हिस्सा मेज, टेबल की तरह समतल या लहरदार हो और जिसके किनारे तीव्र ढाल वाले हों, पठार प्लेटो कहलाता है। उदाहरण: छोटा नागपुर का पठार। 8. अपर्दित पठार की उत्पत्ति से उदाहरण लिखिए। उत्तर: जब किसी ऊंचे पर्वतीय या पठारी भाग पर नदियां, हवा और हिमनद जैसी बाहरी शक्तियां करोड़ों वर्षों तक लगातार अपरदन, घिसावट करती हैं, तो वो भाग घिसकर नीचा और समतल हो जाता है। इस प्रकार बने पठार को अपर्दित या अवशिष्ट पठार कहते हैं। उदाहरण: भारत का अरावली क्षेत्र का उच्च भाग या रांची का पठार। 9. हिमानी घर्षित मैदान किसे कहते हैं?
उदाहरण दीजिए। उत्तर, ऊंचे पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में जब विशाल हिमनद ग्लेशियर अपनी भारी रगड़ या घर्षण के कारण ऊंचे नीचे चट्टानी धरातल को काटकर घिसकर एक विस्तृत समतल मैदान में बदल देते हैं तो उसे हिमानी घर्षित मैदान कहते हैं। उदाहरण, कनाडा का शील्ड क्षेत्र या लद्दाख के कुछ उच्च मैदानी भाग। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के कारण बताइए। 3 अंक के प्रश्न, भाग जी के सभी 5 प्रश्नों के तार्किक और व्यवस्थित उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. मोड़दार पर्वतों में जीवाश्म पाए जाते हैं। कारण, अवसादों का जमाव, मोड़दार वलित पर्वतों का निर्माण उथले जल निकायों, जिन्हें भूसन्नति जियोसिंक्लाइन कहते हैं, में नदियों द्वारा करोड़ों वर्षों तक जमा किए गए मलबे या अवसादों सेडिमेंट से होता है। जीवों के अवशेष, जब इन जलाशयों में गाद जमा हो रही थी तब उस समय के समुद्री जीवों, वनस्पतियों और पौधों के अवशेष भी इन अवसादी परतों के बीच दबते चले गए। वलन की प्रक्रिया, बाद में जब पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण दोनों तरफ से दबाव संपीड़न पड़ा तो यही अवसादी परतें मुड़कर ऊपर उठ गईं और पर्वतों का रूप ले लिया। यही कारण है कि इन पर्वतों की चट्टानों में प्राचीन जीवों के जीवाश्म फॉसिल सुरक्षित मिलते हैं। 2. नवीन मोड़दार पर्वतों के शिखर हिमाच्छादित ही रहते हैं। कारण, अत्यधिक ऊंचाई, नवीन मोड़दार पर्वत जैसे हिमालय, आल्प्स भूवैज्ञानिक रूप से नए हैं और इनकी ऊंचाई विश्व में सबसे अधिक है। तापमान में गिरावट, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर का यह नियम है कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊपर जाते हैं प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी कम हो जाता है। सामान्य ह्रास दर, हिमरेखा स्नो लाइन, इन पर्वतों के शिखर इतने ऊंचे हैं कि वे हिमरेखा को पार कर जाते हैं, जहां तापमान हमेशा 0 से नीचे 0 कैरेट सर्क टेक्स्ट सी से कम रहता है। अत्यधिक ठंड के कारण वहां गिरने वाली बर्फ कभी पिघल नहीं पाती और शिखर हमेशा बर्फ से ढके हिमाच्छादित रहते हैं। 3. ज्वालामुखी पर्वतों को संग्रहित पर्वत भी कहते हैं। कारण, पदार्थों का संचय, इन पर्वतों का निर्माण किसी आंतरिक हलचल या मोड़ से नहीं होता बल्कि पृथ्वी के भीतर से निकलने वाले पदार्थों के जमा होने से होता है। ज्वालामुखी विस्फोट, जब ज्वालामुखी का उद्भेदन होता है तो धरातल के नीचे से अत्यधिक मात्रा में गर्म लावा, राख, धूलकण, टफ और पत्थरों के टुकड़े बाहर निकलते हैं। शंकु का आकार, ये सभी पदार्थ निकास नली वेंट के चारों ओर परतों के रूप में एक के ऊपर एक संग्रहित एकत्रित होते जाते हैं। समय के साथ ये जमाव एक ऊंचे ढीले शंकु या पर्वत का रूप ले लेता है। इसी संग्रहण एक्यूमुलेशन की प्रक्रिया के कारण इन्हें संग्रहित पर्वत कहा जाता है। 4. पर्वत नदियों के उद्गम स्थल होते हैं। कारण, ग्लेशियरों हिमनदों की उपस्थिति, पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई के कारण उनके शिखरों पर विशाल बर्फ के भंडार या हिमनद पाए जाते हैं। गर्मी के मौसम में जब ये बर्फ पिघलती है तो जल की धाराएं फूटती हैं जो आगे चलकर बड़ी नदियों का रूप ले लेती हैं, जैसे गंगा का उद्गम गंगोत्री से होता है। अत्यधिक वर्षा, पर्वतीय वर्षा, ऊंचे पर्वत जलवाष्प से भरी हवाओं के मार्ग में अवरोध बनते हैं जिससे हवाएं ऊपर उठकर ठंडी होती हैं और पर्वतीय ढालों पर भारी वर्षा करती हैं। ढाल और गुरुत्वाकर्षण, पर्वतों की तीव्र ढाल के कारण वर्षा का जल और पिघली हुई बर्फ गुरुत्वाकर्षण की वजह से तेजी से नीचे की ओर बहती है जिससे प्राकृतिक जलधाराएं और नदियां स्वतः जन्म लेती हैं। 5. पर्वतीय भाग आर्थिक क्रिया में विकसित नहीं होते। कारण, उबड़ खाबड़ और दुर्गम स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल और उबड़ खाबड़ धरातल के कारण वहां सड़क, रेलवे और परिवहन के अन्य साधनों का विकास करना बेहद कठिन और खर्चीला होता है। कृषि योग्य भूमि का अभाव, पहाड़ों पर मैदानी भागों की तरह उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी और विस्तृत समतल मैदान नहीं होते। तीव्र ढाल के कारण मृदा अपरदन अधिक होता है जिससे व्यापक पैमाने पर आधुनिक कृषि करना संभव नहीं हो पाता। प्रतिकूल जलवायु और उद्योगों की कमी, पर्वतीय क्षेत्रों में अत्यधिक ठंड और विषम मौसम के कारण जनसंख्या बहुत विरल कम होती है। साथ ही कच्चे माल और परिवहन की अनुपलब्धता के कारण बड़े उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाती जिससे ये क्षेत्र आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। जी कारण बताइए। 3 अंक के प्रश्न, शेष भाग। 6. पर्वतीय भागों में पर्यटन का विकास हुआ है। कारण, मनोरम और प्राकृतिक सौंदर्य, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचे ऊंचे शिखर, घने जंगल, बर्फबारी, बहते झरने और गहरी घाटियां पाई जाती हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठंडी व स्वास्थ्यवर्धक जलवायु, मैदानी भागों में जब भीषण गर्मी पड़ती है
तब पर्वतीय क्षेत्र अपनी अधिक ऊंचाई के कारण ठंडे और सुहावने बने रहते हैं। लोग गर्मी से राहत पाने के लिए इन हिल स्टेशनों पर जाते हैं। साहसिक खेल, एडवेंचर स्पोर्ट्स, पर्वतीय ढाल, पैराग्लाइडिंग, पर्वतारोहण, माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग जैसे साहसिक खेलों के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं, जिससे पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता है। 7. मैदानी भाग आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण होते हैं। कारण: कृषि का मुख्य केंद्र, नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, अलूवियल सॉइल और प्रचुर जल की उपलब्धता के कारण मैदानों में बड़े पैमाने पर सघन कृषि की जाती है, जो देश की खाद्य सुरक्षा का आधार है। परिवहन जाल का विकास: समतल भूमि होने के कारण मैदानों में सड़कों, रेलमार्गों और नहरों का निर्माण करना बहुत आसान और सस्ता होता है, जिससे व्यापार सुगम बनता है। औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास: कच्चा माल, सस्ता श्रम और परिवहन की बेहतर सुविधा होने के कारण अधिकांश बड़े कारखाने और व्यापारिक केंद्र मैदानी भागों में ही स्थापित होते हैं। 8. मैदानी भागों में घनी जनसंख्या पाई जाती है। कारण: जीवन यापन के अनुकूल परिस्थितियां, समतल धरातल के कारण यहां मकान बनाना, खेती करना और फैक्ट्रियां लगाना आसान होता है, जिससे रोजगार के भरपूर अवसर मिलते हैं। सुगम परिवहन और संचार: यहां सड़कों और रेल पटरियों का जाल बिछा होता है, जिससे लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत आसान होता है। पानी और भोजन की प्रचुरता: सदावाहिनी नदियां पीने और सिंचाई के लिए सालों भर मीठा पानी उपलब्ध कराती हैं और उपजाऊ भूमि प्रचुर मात्रा में खाद्यान्न अनाज पैदा करती है। इन्हीं अनुकूलताओं के कारण दुनिया के अधिकांश मैदान सबसे घने बसे क्षेत्र हैं। तुलना कीजिए। 3 अंक के प्रश्न। 1. अपक्षय एवं अपर्दन में अंतर। आधार: अपक्षय, वेदरिंग; अपर्दन, इरोजन। प्रकृति: ये एक स्थैतिक स्टैटिक प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानें टूटकर अपने ही स्थान पर गिरी रहती हैं। यह एक गतिशील डायनामिक प्रक्रिया है, जिसमें चट्टानी मलबे का विस्थापन होता है। मुख्य कारक: यह तापमान, वर्षा, पाला और जीवों के प्रभाव से होता है। यह बहते हुए जल, नदी, पवन, हिमनद और समुद्री लहरों द्वारा होता है। परिवहन: इसमें टूटे हुए मलबे का कोई परिवहन, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं होता। इसमें मलबे का कटाव और परिवहन दोनों क्रियाएं साथ साथ शामिल होती हैं। 2. पर्वत एवं पठार में अंतर। कंपेयरिंग माउंटेन एंड प्लेटो लैंडफॉर्म्स। आधार: पर्वत, माउंटेन; पठार, प्लेटो, ऊंचाई। इनकी ऊंचाई सामान्यतः समुद्र तल से 900 मीटर से अधिक होती है। इनकी ऊंचाई सामान्यतः समुद्र तल से 300 से 900 मीटर के बीच होती है। शीर्ष, शिखर: इनका ऊपरी भाग नुकीला होता है और इसमें कई चोटियां होती हैं। इनका ऊपरी भाग मेज या टेबल की तरह समतल या सपाट होता है। ढाल: पर्वतों के ढाल बहुत ही तीव्र और खड़े होते हैं। पठार का किनारा तीव्र ढाल वाला होता है, लेकिन ऊपरी भाग मंद ढाल वाला होता है। 3. पठार एवं मैदान में अंतर। आधार: पठार, प्लाटो; मैदान, प्लेन। धरातल की बनावट: ये आसपास की भूमि से ऊंचा उठा हुआ मेजनुमा और लहरदार भूभाग होता है। यह समुद्र तल से बहुत कम ऊंचा, समतल और चौरस भूभाग होता है। आर्थिक उपयोगिता: पठार खनिज पदार्थों, कोयला, लोहा आदि के मामले में बहुत समृद्ध होते हैं। यहाँ खनन उद्योग मुख्य होता है। मैदान उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि कार्य और घनी आबादी के बसने के लिए सबसे उत्तम होते हैं। ढाल: इनके किनारे बहुत खड़े और तीव्र ढाल वाले, कगारनुमा होते हैं। मैदानों का ढाल अत्यंत धीमा या मंद होता है। पश्चिम बंगाल बोर्ड कक्षा 9 के भूगोल के अध्याय 4 के वर्णनात्मक या विवरणात्मक प्रश्न, 5 अंक के प्रश्न, भाग आई के सभी 4 प्रश्नों के विस्तृत, सटीक और परीक्षा के दृष्टिकोण से आदर्श उत्तर नीचे दिए गए हैं। 1. मोड़दार पर्वत की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उत्तर: मोड़दार या वलित पर्वतों, फोल्ड माउंटेन्स की उत्पत्ति पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न बल, हॉरिजॉन्टल कंप्रेशनल फोर्स के कारण होती है। इसकी उत्पत्ति को मुख्य रूप से भूसन्नति सिद्धांत, जियोसिंक्लाइन थ्योरी के आधार पर समझा जा सकता है। चरण 1: अवसादीकरण, सेडिमेंटेशन। प्राचीन काल में पृथ्वी पर उथले और लंबे जलीय भाग थे, जिन्हें भूसन्नति, जैसे टेथिस सागर कहा जाता था। इसके दोनों ओर स्थित ऊंचे भूभागों, अग्रभूमियों से नदियां बहकर आती थीं और अपने साथ लाए गए मलबे, गाद और कंकड़ों को करोड़ों वर्षों तक इस भूसन्नति में जमा करती रहीं। चरण 2: अवतलन, सबसाइडेंस।
लगातार मलबे के जमा होने से उसके भारी वजन के कारण भूसन्नति की तली बॉटम धीरे धीरे नीचे धंसती चली गई, जिससे और अधिक मलबा जमा होने का स्थान बनता गया। चरण 3, संपीडन और वलन, कंप्रेशन और फोल्डिंग। पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण जब दोनों ओर की अग्रभूमियां एक दूसरे की तरफ खिसकने लगीं, तो बीच में जमा अवसादी मलबे पर दोनों तरफ से क्षैतिज दबाव, संपीडन पड़ा। इस तीव्र दबाव के कारण अवसादों की परतों में लहरदार मोड़ या वलन फोल्ड्स पड़ गए। चरण 4, पर्वत का उत्थान। अत्यधिक संपीडन के कारण यह मुड़ा हुआ मलबा ऊपर उठकर विशाल पर्वत श्रृंखला में बदल गया। भारत का हिमालय, यूरोप का आल्प्स और दक्षिण अमेरिका का एंडीज इसी प्रकार बने नवीन मोड़दार पर्वत हैं। 2. ज्वालामुखी पर्वत की उत्पत्ति सोदाहरण लिखिए। उत्तर, ज्वालामुखी पर्वतों को संग्रहीत पर्वत, माउंटेन्स ऑफ अक्यूमुलेशन भी कहा जाता है। इनकी उत्पत्ति पृथ्वी के भीतर होने वाली ज्वालामुखी क्रियाओं के परिणाम स्वरूप होती है। मैग्मा का निर्माण। पृथ्वी के आंतरिक भाग में अत्यधिक तापमान और रेडियोधर्मी तत्वों के प्रभाव के कारण चट्टानें पिघलकर तरल रूप में बदल जाती हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं। गैसों के दबाव के कारण ये मैग्मा धरातल की ओर ऊपर उठता है। निकास और विस्फोट। जब भूपटल पर कोई कमजोर स्थान या दरार मिलती है, तो यह मैग्मा अत्यधिक तीव्र विस्फोट या शांत दरारी उद्भेदन के माध्यम से बाहर निकलता है। धरातल पर आने के बाद इसे लावा कहा जाता है। परतों का संचय, एक्यूमुलेशन। लावे के साथ साथ भारी मात्रा में ज्वालामुखी राख, धूलकण, टफ और पत्थरों के टुकड़े, पायरोक्लास्ट बाहर आते हैं। ये सभी पदार्थ निकास छिद्र, वेंट के चारों ओर जमा होने लगते हैं। शंकु का रूप लेना। जैसे जैसे ज्वालामुखी विस्फोट बार बार होते हैं, लावे और राख की परतें एक के ऊपर एक जमती चली जाती हैं। समय के साथ ये संचय एक ऊंचे शंक्वाकार पर्वत का रूप ले लेता है, जिसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। प्रमुख उदाहरण: 1. माउंट फुजियामा, जापान। 2. माउंट कोटोपैक्सी, इक्वाडोर। 3. माउंट विसुवियस, इटली। 4. बैरन द्वीप, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत। 3. भ्रंशोत्थ पर्वत और दरार घाटी का निर्माण कैसे होता है? वर्णन कीजिए। उत्तर, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन और दरार घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न तनाव बल, टेंशनल फोर्स और भ्रंशन फॉल्टिंग की क्रिया द्वारा होता है। जब भूगर्भिक हलचलों के कारण चट्टानों में खिंचाव पैदा होता है, तो धरातल पर समानांतर दरारें या भ्रंश पड़ जाते हैं। इनके निर्माण की 2 मुख्य स्थितियां होती हैं। स्थिति अ, भ्रंशोत्थ पर्वत, ब्लॉक माउंटेन का निर्माण। जब 2 समानांतर भ्रंशों, फॉल्ट्स या दरारों के बीच का भूभाग आंतरिक दबाव के कारण ऊपर उठ जाता है और आसपास का क्षेत्र अपने स्थान पर स्थिर रहता है, तो इस ऊंचे उठे हुए समतल शीर्ष वाले भाग को भ्रंशोत्थ पर्वत या हॉस्ट कहते हैं। इसके किनारे कगार की तरह बहुत खड़े होते हैं। उदाहरण: जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और भारत का सतपुड़ा पर्वत। स्थिति ब, दरार घाटी, रिफ्ट वैली का निर्माण। जब 2 समानांतर भ्रंशों के बीच का भूभाग तनाव बल के कारण नीचे की ओर धंस जाता है, जबकि दोनों किनारों के ब्लॉक अपने स्थान पर ऊंचे बने रहते हैं, तो इस धंसे हुए संकरे और लंबे गड्ढे को दरार घाटी, रिफ्ट वैली या ग्राबन कहा जाता है। उदाहरण: अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी, ग्रेट रिफ्ट वैली और भारत में नर्मदा तथा तापी नदियों की घाटियां। 4. पर्वतों के महत्व का वर्णन कीजिए। उत्तर, पर्वत मानव जीवन, पर्यावरण और किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इनके प्रमुख महत्व निम्नलिखित हैं। जलवायु पर नियंत्रण। ऊंचे पर्वत जलवाष्प से भरी मानसूनी हवाओं के मार्ग में रुकावट बनकर उन्हें ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं, जिससे ढालों पर भारी वर्षा होती है। इसके अलावा ये साइबेरिया जैसी ठंडी ध्रुवीय हवाओं को देश में आने से रोककर एक सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं, जैसे हिमालय भारत की रक्षा करता है। नदियों के सतत स्रोत। पर्वतों की अत्यधिक ऊंचाई के कारण वहां विशाल हिमनद, ग्लेशियर पाए जाते हैं। इन ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी सदावाहिनी, सालों भर बहने वाली नदियों का जन्म होता है, जो कृषि और पीने के पानी का मुख्य आधार हैं। जल विद्युत उत्पादन। पर्वतों से निकलने वाली नदियां तीव्र वेग से नीचे गिरती हैं और जलप्रपात बनाती हैं। इन ढालों पर बांध बनाकर आसानी से पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन किया जाता है। खनिज और वन संपदा। पर्वतों, विशेषकर प्राचीन और ज्वालामुखी पर्वतों में बहुमूल्य खनिज जैसे तांबा, सोना, लोहा और निर्माण सामग्री, चट्टानें पाई जाती हैं।
साथ ही इन पर घने शंकुधारी और उष्णकटिबंधीय वन होते हैं, जिनसे इमारती लकड़ी, जड़ी बूटियां और गोंद प्राप्त होते हैं। पर्यटन और स्वास्थ्य केंद्र। अपनी ठंडी, प्रदूषण मुक्त जलवायु और अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य के कारण पर्वतीय क्षेत्र जैसे दार्जिलिंग, शिमला, ऊटी विश्व प्रसिद्ध पर्यटन और स्वास्थ्यवर्धक केंद्र बन जाते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। 5. पठार कितने प्रकार के होते हैं? किसी एक का वर्णन कीजिए। उत्तर। उत्पत्ति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर पठारों को मुख्य रूप से निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमोंटान प्लाटो, जो चारों ओर से ऊंचे पर्वतों से घिरे होते हैं, जैसे तिब्बत का पठार। 2. पर्वतपदीय पठार, पीडमोंट प्लाटो, जिनके एक ओर ऊंचे पर्वत और दूसरी ओर मैदान या समुद्र होता है, जैसे मालवा का पठार। 3. महाद्वीपीय पठार, कॉन्टिनेंटल प्लाटो, जो अचानक धरातल से ऊंचे उठ जाते हैं और बहुत विस्तृत होते हैं, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय पठार। 4. ज्वालामुखी पठार, वोल्केनिक प्लेटो, जिनका निर्माण दरारों से निकले लावे के शांत फैलाव से होता है, जैसे दक्कन का पठार। 5. अवशिष्ट या घर्षित पठार, रेजिडुअल प्लाटो, जो पुरानी पर्वत श्रेणियों के लंबे समय तक अपरदन के कारण घिसकर बनते हैं। अंतरा पर्वतीय पठार, इंटरमोंटैन प्लाटो का विस्तृत वर्णन। उत्पत्ति। इन पठारों का निर्माण मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति के साथ ही होता है। जब पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के संपीड़न बल, कंप्रेशन फोर्स के कारण किसी विस्तृत क्षेत्र के किनारों पर तो ऊंचे मोड़दार पर्वत बन जाते हैं, लेकिन बीच का एक बहुत बड़ा भाग मुड़ने से बच जाता है और वो एक समतल मेज की तरह सीधा ऊपर उठ जाता है, तो उसे अंतरा पर्वतीय पठार कहते हैं। विशेषताएं। तारांकन। ये विश्व के सबसे ऊंचे और सबसे विस्तृत पठार होते हैं। ये चारों तरफ से गगनचुंबी पर्वत श्रृंखलाओं से पूरी तरह घिरे या बंद होते हैं। उदाहरण। एशिया में स्थित तिब्बत का पठार, विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो हिमालय और कुनलुन पर्वतों के बीच स्थित है, तथा दक्षिण अमेरिका का बोलीविया का पठार। 6. पठारों के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। पठार मानव सभ्यता और आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूभाग हैं। इनका मुख्य महत्व निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर समझा जा सकता है। खनिजों का भंडार घर। विश्व के अधिकांश पठार प्राचीन आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से बने हैं, जिसके कारण इनमें भारी मात्रा में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, भारत का छोटा नागपुर पठार खनिजों का भंडार कहलाता है, जहां लोहा, कोयला, अभ्रक और मैंगनीज प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। जल विद्युत उत्पादन। पठारों के किनारे बहुत तीव्र ढाल वाले कगारनुमा होते हैं। जब पठार पर बहने वाली नदियां इन किनारों से नीचे गिरती हैं, तो ऊंचे जलप्रपात, वाटरफॉल्स बनाती हैं, जैसे जोन्हा या हुंड्रू जलप्रपात। इन स्थानों पर प्राकृतिक रूप से जल विद्युत, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना बहुत आसान होता है। कृषि। काली मिट्टी, जो पठार लावा के जमने से बने हैं, जैसे भारत का दक्कन का पठार, वहां समय के साथ चट्टानों के टूटने से अत्यंत उपजाऊ काली कपास मिट्टी, ब्लैक रिगुर सॉइल का निर्माण होता है। ये मिट्टी कपास, गन्ने और मूंगफली की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। पशुपालन और पर्यटन। कई पठारी भागों पर विस्तृत घास के मैदान पाए जाते हैं, जो भेड़ और मवेशी पालन, पशुपालन के लिए बहुत अनुकूल होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ पठार अपनी ठंडी जलवायु और झरनों के कारण बेहतरीन पर्यटन स्थल भी होते हैं, जैसे रांची या महाबलेश्वर। 7. मैदान को परिभाषित करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर। परिभाषा। समुद्र तल से बहुत कम ऊंचाई, आमतौर पर 150 से 300 मीटर से कम वाले वैसे विस्तृत, समतल और चौरस भूभाग को मैदान, प्लेन कहते हैं, जिनका ढाल अत्यंत मंद होता है और जिनमें बहुत कम ऊंचे नीचे स्थान होते हैं। मैदानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन्स। उत्पत्ति और निर्माण की प्रक्रियाओं के आधार पर मैदानों को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। इमेज शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स, इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल, इरोजनल एंड डेपोजिशनल प्लेन्स। क. रचनात्मक या संरचनात्मक मैदान, स्ट्रक्चरल प्लेन्स। इन मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण भूपटल में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों से होता है। निर्माण। जब समुद्र तट के पास का उथला समुद्री भाग, महाद्वीपीय मग्न तट, भूगर्भिक हलचलों के कारण ऊपर उठ जाता है या कोई स्थलीय भाग नीचे धंसकर समतल हो जाता है, तो संरचनात्मक मैदान बनते हैं। उदाहरण। संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट प्लेन्स और भारत का पूर्वी तटीय मैदान का कुछ भाग। ख. अपरदनात्मक मैदान, इरोजनल प्लेन्स।
जब प्राकृतिक बाह्य शक्तियां जैसे नदियां, हवा, हिमनद किसी ऊंचे पर्वत या पठार को करोड़ों वर्षों तक लगातार काटकर और घिसकर समतल मैदान में बदल देती हैं, तो उन्हें अपरदनात्मक मैदान कहते हैं। प्रकार और उदाहरण: तारांकन संप्राय मैदान, पेनेप्लेन, नदियों के निरंतर कटाव से बने मैदान, जैसे भारत में अरावली के पूर्वी भाग का मैदान। पेडिप्लेन, मरुस्थलीय भागों में हवा के अपरदन से बने मैदान। हिमानी घर्षित मैदान, ग्लेशियर की रगड़ से बने मैदान, जैसे कनाडा का शील्ड क्षेत्र। निक्षेपात्मक मैदान, डेपोजिशनल प्लेन्स, यह विश्व के सबसे महत्वपूर्ण और उपजाऊ मैदान होते हैं। निर्माण: जब नदियां, हवा या हिमनद अपने साथ बहाकर लाए गए मलबे, मिट्टी, गाद, बालू को किसी गहरे गड्ढे, झील या निचले बेसिन में लगातार जमा निक्षेपित करती रहती हैं, तो समय के साथ वो गड्ढा भरकर एक समतल मैदान बन जाता है। प्रकार और उदाहरण: तारांकन जलोढ़ मैदान, अलुवियल प्लेन, नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से निर्मित, जैसे भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र का विशाल मैदान। लोएस मैदान, लोएस प्लेन, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन धूल के जमा होने से बना मैदान, जैसे चीन का लोएस मैदान। डेल्टाई मैदान, डेल्टेक प्लेन, नदियों के मुहाने पर समुद्र के पास बनने वाला मैदान। 8. अपरदनात्मक मैदान की उत्पत्ति का वर्णन सुधारण कीजिए। उत्तर: उत्पत्ति की प्रक्रिया। अपरदनात्मक मैदानों, इरोजनल प्लेन्स का निर्माण पृथ्वी की बाह्य शक्तियों, एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जैसे बहता हुआ जल, नदियां, पवन, हवा, हिमनद, ग्लेशियर और समुद्री तरंगों की दीर्घकालिक क्रियाओं द्वारा होता है। एक प्रारंभिक अवस्था: प्रारंभ में कोई भी भूभाग आंतरिक शक्तियों के कारण एक ऊंचे पर्वत, पठार या उच्च भूमि के रूप में स्थित होता है। 2. निरंतर घिसावट, अपरदन: समय के साथ नदियां, हवाएं या हिमनद इन ऊंचे उठे हुए क्षेत्रों की चट्टानों को लगातार काटते, छांटते और घिसते रहते हैं। टूटे हुए मलबे को ये कारक अपने साथ बहाकर या उड़ाकर दूर ले जाते हैं। 3. समतलीकरण: करोड़ों वर्षों तक चलने वाली इस निरंतर घिसावट के कारण ऊंचे पहाड़ों और पठारों की चोटियां और कगार धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। अंततः वो पूरा क्षेत्र एक अत्यंत मंद ढाल वाले निम्न और समतल मैदान में बदल जाता है। उदाहरण: कनाडा का शील्ड क्षेत्र, ये हिमनद ग्लेशियर द्वारा पुराने पठारी भाग को घिसकर बनाया गया मैदान है। अरावली के पूर्वी भाग का मैदान, भारत में अरावली पर्वत श्रृंखला के घिसने से बना संप्राय मैदान इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। 9. अपरदनात्मक मैदानों का वर्गीकरण कीजिए। उत्तर: अपरदन करने वाले विभिन्न प्राकृतिक कारकों और उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर अपरदनात्मक मैदानों को मुख्य रूप से 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। 1. संप्राय मैदान, पेनेप्लेन। निर्माण: आर्द्र या मैदानी क्षेत्रों में बहती हुई नदियों के निरंतर लंबवत और क्षैतिज अपरदन के कारण जब एक उच्च भूमि घिसकर समुद्र तल के पास एक हल्के लहरदार मैदान में बदल जाती है, तो उसे संप्राय मैदान कहते हैं। इसमें बीच बीच में कठोर चट्टानों के कुछ अवशेष बचे रह जाते हैं, जिन्हें मोनाडनॉक कहते हैं। उदाहरण: भारत में छोटानागपुर का पठारी हिस्सा या अरावली का पूर्वी मैदान। 2. पेडिप्लेन या पाद मैदान, पेडिप्लेन। निर्माण: शुष्क और अर्धशुष्क, मरुस्थलीय क्षेत्रों में तेज हवाओं, पवन द्वारा पर्वतीय ढालों के पीछे हटने और तीव्र अपरदन के कारण जो विस्तृत समतल मैदान बनते हैं, उन्हें पेडिप्लेन कहते हैं। इनमें बचे हुए छोटे चट्टानी टीलों को इंसेलबर्ग कहा जाता है। उदाहरण: अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के कुछ मैदानी भाग। 3. हिमानी घर्षित मैदान, ग्लेशिएटेड प्लेन्स। निर्माण: उच्च अक्षांशों या ध्रुवीय क्षेत्रों में भारी और विशाल हिमनद, ग्लेशियर, जब अपनी रगड़ या घर्षण से उबड़ खाबड़ चट्टानी धरातल को पूरी तरह छीलकर चौरस बना देते हैं, तो इस प्रकार के मैदान का निर्माण होता है। उदाहरण: उत्तरी अमेरिका का कैनेडियन शील्ड और यूरोप का बाल्टिक शील्ड। 4. कास्ट मैदान, कास्ट प्लेन्स। निर्माण: चूना पत्थर, लाइमस्टोन वाले क्षेत्रों में जब भूमिगत जल चट्टानों को घोलकर रासायनिक अपरदन द्वारा पूरे क्षेत्र को एक समतल या हल्के गड्ढेदार मैदान में बदल देता है, तो उसे कास्ट मैदान कहते हैं। उदाहरण: भूतपूर्व युगोस्लाविया का कास्ट क्षेत्र। 10. निक्षेपात्मक मैदानों को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण कीजिए। उत्तर: परिभाषा: जब प्रकृति के गतिशील कारक जैसे नदियां, हवा, हिमनद या समुद्री तरंगे अपने साथ बहाकर या उड़ाकर लाए गए अवसादों जैसे मिट्टी, गाद, बालू, कंकड़ को किसी गहरे गड्ढे, झील,
धंसते हुए बेसिन या समुद्र तटीय निचले भागों में लगातार जमा निक्षेपित करते रहते हैं, तो उस गड्ढे के भरने से निर्मित समतल भूभाग को निक्षेपात्मक मैदान डिपोजिशनल प्लेन कहते हैं। ये मैदान विश्व में सर्वाधिक उपजाऊ होते हैं। वर्गीकरण: निक्षेपण जमाव करने वाले कारकों और स्थान के आधार पर इन्हें निम्नलिखित प्रमुख भागों में बांटा जाता है। मैदान का प्रकार, निर्माण की प्रक्रिया। प्रमुख उदाहरण 1, जलोढ़ मैदान अलूवियल प्लेन, नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से लाई गई उपजाऊ मिट्टी और गाद को बाढ़ के समय मैदानी भागों में फैला देने से इसका निर्माण होता है। भारत का गंगा सतलुज का विशाल मैदान। 2, डेल्टाई मैदान डेल्टेक प्लेन, जब नदियां समुद्र में गिरने वाली होती हैं तो अत्यंत मंद गति के कारण अपने मुहाने पर सारा मलबा जमा कर देती हैं, जिससे त्रिकोणीय डेल्टा का मैदान बनता है। भारत और बांग्लादेश का सुंदरवन डेल्टा मैदान। 3, लोएस मैदान लोएस प्लेन, मरुस्थलीय क्षेत्रों से हवा पवन द्वारा अत्यंत महीन धूल के कणों को उड़ाकर हजारों किलोमीटर दूर किसी अन्य विस्तृत क्षेत्र में बिछा देने से यह बनता है। चीन का लोएस मैदान गोबी मरुस्थल से उड़कर आई मिट्टी से निर्मित। 4, झीलकृत मैदान लाकस्ट्रीन प्लेन, जब नदियां अपना मलबा किसी बड़ी झील में गिराती हैं और समय के साथ वो झील मलबे से पूरी तरह भरकर समतल हो जाती है तो झीलकृत मैदान बनता है। भारत में कश्मीर की घाटी और मणिपुर का मैदान। 5, हिमोड़ मैदान टिल आउटवॉश प्लेन, जब हिमनद ग्लेशियर पिघलते हैं तो अपने साथ लाए गए पत्थरों और मिट्टी के मलबे हिमोड़ को आगे के मैदानी भागों में छोड़ देते हैं। जर्मनी और पोलैंड के उत्तरी मैदान।